फ्रांस में एक दिन के अंदर बंदा 60 से 70 यूरो कमा सकता है। अगर कोई बंदा कोई हुनर रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुनर वाले काम है, अगर ये आपको काम आते हैं जैसे कि वेल्डिंग का काम है, कटिंग का काम है, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का कंट्री है पाकिस्तानियों। ये आप बात याद रख लें कि जो विजिट वीज़ा पाकिस्तान को इशू करते हैं, वैसे तो सभी कंट्री करते हैं, लेकिन मोस्टली जो इशू करते हैं एक नीदरलैंड है और दूसरा फ्रांस है। इन दोनों कंट्री के अंदर आप अप्लाई करके भाई जा सकते हैं विजिट वीज़ा की 26 तारीख को ओलंपिक फ्रांस के अंदर स्टार्ट हो रही है और इस ओलंपिक का इनकाद फ्रांस पेरिस के अंदर किया जा रहा है और इसकी जो एंडिंग डेट है 11 अगस्त इसकी एंडिंग। फ्रांस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का तरीकाकार है, या तो आपका केस पास हो जाए तब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, या अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी की बेस के ऊपर जैसे कि EFS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और ये 2 महीने के अंदर अंदर आपका विजिट फ्रांस का इशू हो सकता है और मैक्सिमम 3 महीनों के अंदर आप फ्रांस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। दोस्तों आज की वीडियो है फ्रांस के ऊपर के जितने भी दोस्त फ्रांस विजिट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं या स्टडी बेस के ऊपर जाना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फ्रांस के हवाले से फ्रांस की टोटल वर्थ क्या है, कि अगर फ्रांस में कोई भी बंदा जाता है तो वहाँ पर क्या काम कर सकता है। और ख़ास तौर पर ये स्पेशल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ्रांस इस वक्त एक ओलंपिक्स को स्टार्ट करने जा रहा है, पूरे यूरोप की ओलंपिक्स है, जैसे हाल ही में पिछले सालों के अंदर कतर ने करवाई थी और बहुत सी दुनिया वहाँ पर गई थी और वो वहाँ पर मैचेस देख रहे थे। अब इस साल 2024 जुलाई की 26 तारीख को ओलंपिक फ्रांस के अंदर स्टार्ट हो रही है और इस ओलंपिक का इनकाद फ्रांस पेरिस के अंदर किया जा रहा है और इसकी जो एंडिंग डेट है 11 अगस्त इसकी एंडिंग डेट है। और ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, वहाँ पर पासेस बना के दिए जाएंगे। अगर आपने पेरिस के अंदर घूमना है तो आपके पास पास होना चाहिए, वो सबको इशू किया जाएगा पास जो लोग वहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर चेक एंड बैलेंस काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक के दिन है और दुनिया भर से लोग ओलंपिक्स देखने के लिए आएंगे और ख़ास तौर पर एशिया से। अब बात यह है कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो अपना विजिट वीज़ा दुनिया भर के लोगों को इशू करता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी भी है और कंट्री भी, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो फ्रांस में जा सकते हैं। 2 ऐसे कंट्री हैं पाकिस्तानियों, ये आप बात याद रख लें कि जो विजिट वीज़ा पाकिस्तान को इशू करते हैं, वैसे तो सभी कंट्री करते हैं, लेकिन मोस्टली जो इशू करते हैं एक नीदरलैंड है और दूसरा फ्रांस है। इन दोनों कंट्री के अंदर आप अप्लाई करके भाई जा सकते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। अब इस वीज़े की इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, बेस क्या है कि आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या करना होगा, किसके थ्रू आपको करना होगा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि फ्रांस के अंदर एक बंदा नॉर्मल अगर कोई जॉब करता है, काम करता है, वहाँ पर कितने पैसे कमा सकता है, लिविंग का क्या सीन है, क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि देखिए इस वक्त ओलंपिक स्टार्ट हो रही है और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। वो लोग जो इस वक्त ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं यूरोप कंट्री का या यूके का, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो जब भी टिकट करवा के फ्रांस वगैरह के अंदर जा सकते हैं। सेकंड वो लोग हैं जो इस वक्त गल्फ़ के अंदर है, जिनको वहाँ पर रहते हुए 6 महीनों से ऊपर हो चुका है, उनके पास वर्क है, विजिट है, 6 महीने से ऊपर हो चुका है, तो वो फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वहाँ अप्लाई करके जा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो इतने वो हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है या इतना पैसा है कि वो सोचते हैं कि हम विजिट के ऊपर फ्रांस में जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना चाहिए, एक आपका पासपोर्ट है जो कम से कम 1 साल वैलिड हो, आपका ID कार्ड है, उसके बाद फिर पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटोएँ हैं आपकी, वाइट बैकग्राउंड, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो टैक्स नंबर है वो होना चाहिए, जैसे कि अभी पाकिस्तान में कानून बन चुका है, आपने मेडिकल करवाना है, आपने इंश्योरेंस करवानी है, ये सब चीज़ें आपने करवानी है। अब ये होगा किसके थ्रू, देखिए विजिट अप्लाई करने के लिए आपको पाकिस्तान में VFS के थ्रू अप्लाई करना होगा। VFS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और ये 2 महीने के अंदर अंदर आपका विजिट फ्रांस का इशू हो सकता है और मैक्सिमम 3 महीनों के अंदर आप फ्रांस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके विजिट की फ़ीस कितनी है अगर विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं। देखिए फ़ीस तो कोई इतनी नहीं होती, मैक्सिमम 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार फ़ीस होगी या 55 या 60 हज़ार तक फ़ीस होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो वो आपसे कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। उसके बाद आपने टिकट करवानी होती है, टिकट डिपेंड करता है आपके ऊपर, या उस वक्त क्या रेट टिकट का चल रहा है, 700 यूरो, 800, 900, 1000, 1100, 1200 रिटर्न टिकट आपने करवानी होती है, ये आप पर डिपेंड करता है।
ये सारी चीज़ें चाहिए। इन सारी चीज़ों को अटैच करके, हर चीज़ चेक एंड बैलेंस करके, जैसे कि आपका काम है, आपकी जॉब है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप कहाँ पे काम करते हैं वहाँ से आपने लेटर लेना है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप VFS के ज़रिए जो वो आपको चीज़ें बताएंगे वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर आप अप्लाई करते हैं। देखिए इसके अलावा एक और चीज़ है कि फ़्रांस की पर्सनल अपनी वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप वहाँ से इस लिंक को देख के ख़ुद भी उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म की मदद से आप उस फॉर्म को फिल करके जब आप अपनी टोटल फाइल को जमा करवाते हैं तो उस फॉर्म को भी आपने साथ लगाना होता है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंट्री से टैक्स रिटर्न हो। टैक्स रिटर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टैक्स रिटर्न है तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है कि जो बंदा भी टैक्स रिटर्न होगा वही बाहर जा सकेगा। जो लोग यूएई से हैं उनके लिए इतने इशू नहीं है, वो वहाँ से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर उनका सिस्टम एक तरीके से चल रहा है। उनका कंट्री ही ऐसा है जो यूएई गल्फ़ के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तो तरीकाकार है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं विज़िट उनको कोई इशू नहीं है, वो जब मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, 18 साल एज हो, पासपोर्ट हो, आईडी कार्ड हो। उसके बाद जो चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये वो मौका है कि आप इजीली फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्रांस जा सकते हैं। ये तो था विज़िट। सेकंड चीज़ आ जाती है स्टडी बेस। स्टडी बेस फ्रांस जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इश्यूज़ करती हैं हर साल अपनी स्कॉलरशिप, अपने वीज़े, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं और ख़ास तौर पर बहुत से लोग हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप स्टडी बेस के ऊपर ही आएँ और स्टडी बेस के ऊपर ही आकर आपको ये बेनिफिट होंगे। स्टडी बेस के ऊपर आपका कम से कम 6 लाख से लेकर 10, 11, 12 लाख रुपए तक लगता है और आप स्टडी बेस के ऊपर फ्रांस के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आप कंबाइन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं और आप सिंगल फ्रांस की जो सिंगल यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त रिकमेंड ही ये करते हैं कि आप स्टडी बेस के ऊपर करें। स्टडी बेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चाहिए, हर बात मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताई हुई है। मेरी जो इटली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो हमारी स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियोस हैं आपको उनसे बखूबी आगाही मिल जाएगी कि आप स्टडी बेस के ऊपर फ्रांस के अंदर कैसे जा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था इलियास का। इलियास डबल डिग्री प्रोग्राम के ऊपर आया हुआ था, 1 साल इटली के अंदर और 1 साल फ्रांस के अंदर। तो इस वक्त वो फ्रांस के अंदर है, उसकी डिग्री कंप्लीट होने को है और वो वापस दोबारा यहाँ पर आ रहा है इटली के अंदर। ये भी सिस्टम है कि आप स्टडी बेस के ऊपर ईजिली आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा बात वही है कि जो भी आपका अपना है वहाँ पर आप उसके थ्रू वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं या आपके कोई अपने लिंक्स हों वहाँ पर, देन ही आपको वर्क वीज़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा वर्क वीज़ा इशू होना फ्रांस का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये याद रख लें, आपको वीज़े इशू होते हैं स्टडी या विज़िट, इन दो चीज़ों के ऊपर आप जा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन यही है कि आपका कोई मामा, ताया, चाचा, वाले साहब, भाई वहाँ पर सेटल हैं जिनके पास नेशनलिटी है, तो वो आपके लिए कुछ कर सकेंगे अगर वो करना चाहें तो ये भी एक टाइम प्रोसेस लगता है, टाइम लगने के बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ फ्रांस की लाइफ के बारे में कि फ़्रांस की लाइफ कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, वहाँ पर काम कैसा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अब इस बात को। अच्छा दोस्तों, अभी आपको फ़्रांस की लाइफ के हवाले से बता दें कि फ़्रांस के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस वक्त हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं और भी कंट्रीज़ के बहुत से लोग हैं, अरब से बहुत से लोग हैं जो फ़्रांस के अंदर रह रहे हैं। बताया जाता है कि लाखों की तादाद के अंदर इस वक्त माइग्रेंट्स हैं जो फ़्रांस के अंदर हैं और उनमें तकरीबन 10% वो लोग होंगे या वो फैमिलीज़ होंगी जिनके पास फ़्रांस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर लीगल हैं, लेकिन 90% वो लोग हैं जो फ़्रांस के अंदर हिजरत करके आए हुए हैं और वो इलीगल हैं। इलीगल माइग्रेशन वहाँ पे की हुई है और उनके पास अभी तक वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और फ्रांस के अंदर इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, उनके केस चल रहे हैं, केस पेंडिंग के अंदर है। कानून क्या है कि डॉक्यूमेंट्स कितनी देर के बाद मिलते हैं। देखिए फ़्रांस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का तरीकाकार है, या तो आपका केस पास हो जाए तब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, या अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी की बेस के ऊपर जैसे कि आपको कैंसर है या इसके अलावा कोई और बहुत बड़ी बीमारी है, उस बेस के ऊपर फ्रांस आपको पेपर देता है, बीमारी वाले पेपर दिए जाते हैं और वो आपका इलाज भी करते हैं और वहाँ पर आप इसी सिस्टम के साथ रहते हैं। फिर काम आप वहाँ पर फिर छोटा मोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपका केस चल रहा है, वहाँ आप रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देते हुए तकरीबन आपको काफ़ी देर हो चुकी है फ्रांस के अंदर, तो उस सूरत के अंदर आपको ये चीज़ होगा कि आप 10 साल तक अगर वहाँ पर स्टे करते हैं, 10 साल चाहिए, 10 साल अगर आप वहाँ पर गुजारते हैं तो फिर इस बेस के ऊपर आप फ्रांस में अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक, तीसरी ऑप्शन ये थी। चौथी ऑप्शन ये है कि अगर आप फ़्रांस के अंदर शादी कर लेते हैं और शादी करके भी आप वहाँ पर फ़्रांस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, वो भी इस बेस के ऊपर कि जब आपकी शादी होती है, शादी के बाद फिर आपका बेबी हो जाता है, तो बेबी होने के कुछ अर्से के बाद वो आपको देखते हैं। इतना ईजी नहीं है। फिर उसके बाद जाके आपको पहला कार्ड मिलता है, जो आपके मैरिज डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको इशू किए जाते हैं। इसमें ये चीज़ें हैं कि साथ साथ आप वहाँ पर जॉब कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। ठीक है, ये है कुछ 3-4 तरीके जिनके ज़रिए से लोग फ़्रांस के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हासिल करते हैं। फ़्रांस के अंदर अगर विज़िट पे गए हैं तो विज़िट पे जाके क्या वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, वर्क के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आप विज़िट पे जाते हैं तो आप फ़्रांस के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, वर्क के ऊपर गए हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर के अंदर चेंज हो सकते हैं। हाँ, अगर आप शादी कर लेते हैं जाके वहाँ पर, तो फिर आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये भी नसीब की बात है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। उसके बाद ये है कि जितने भी दोस्त वहाँ पर रह रहे हैं तो वो काम क्या करते हैं। मेन चीज़ है ये काम। देखिए, कहीं भी जाना है, कहीं भी रहना है, कहीं भी जाएंगे तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हमें काम की ज़रूरत होती है। तो काम वहाँ पर हम कौन सा कर सकते हैं। पाकिस्तानी या और भी जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, अगर किसी के पास हुनर नहीं है तो वो एक ही काम है, वो करते हैं वहाँ पर रंग का काम। पेंट का काम वहाँ पर चलता है, पेंट का काम बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर करते हैं। और इसके अंदर स्टार्टिंग के ऊपर 50-60 यूरो एक बंदे को दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हुए 60, 70, 75 हो जाते हैं, यह डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा हुनर जानता है, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, कटिंग, बार्बर कट है, उसको कटिंग आती है, वेल्डिंग का काम आता है, तो ये भी वो काम है, इनकी बेस के ऊपर भी आपको वहाँ पर काम मिल जाते हैं और आप अच्छे भले पैसे कमा लेते हैं। और इसके बाद रही बात वहाँ पर लैंग्वेज की, फ़्रांस के अंदर लैंग्वेज उनकी फ़्रेंच है। आप वहाँ पर फ़्रेंच आपको सीखनी पड़ेगी। फ़्रेंच सीखेंगे तो आप वहाँ पर चल सकेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए वहाँ पर रहना और वहाँ पे बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकेगा। मतलब आपको चीज़ों का नहीं पता चलेगा। कोई भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आपने कुछ भी करना होगा, तो आपको किसी को साथ लेके जाना पड़ेगा। आपके लिए मसले बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो इंग्लिश नहीं बोलते। लोकल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, बाहर बोल सकते हैं, कई जगहों पर चल जाती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इशू है तो फिर आपको वहाँ पर इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर कोई ना कोई बंदा साथ लेकर जाना पड़ता है। ये बात याद रख लीजिएगा। फ़्रांस बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोगों को वहाँ पर रहना पसंद है, लेकिन वहाँ के कानून को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कंट्री के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर आपको कानून को नहीं पता, तो फिर आपके लिए वहाँ पर बहुत से मसले बन जाते हैं। फ़्रांस में एक दिन के अंदर बंदा 60 से 70 यूरो कमा सकता है। और अगर कोई बंदा कोई हुनर रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुनर वाले काम है, अगर ये आपको काम आते हैं, जैसे कि वेल्डिंग का काम है, कटिंग का काम है, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, उसके बाद फिर आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं, तो आप 100, 125, 150 यूरो तक कमा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर टैक्स दें। फ़्रांस के अंदर जगह अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते हुए आपका टैक्स 800,000 यूरो जाता है, जो कि मालिक पे करता है। इसमें आपको बहुत सा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो बंदा भी अपना टैक्स दे रहा होता है तो फिर गवर्नमेंट भी उसका ख्याल करती है। ये बहुत बड़ी बेनिफिट वाली चीज़ है। इसके ज़रिए फिर बंदे को फ्यूचर के अंदर भी पेपर मिलने में आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, अगर एक बंदा फ़्रांस के अंदर आता है तो वो लिविंग कैसे कर सकता है। लिविंग करने के लिए आप अपने किसी दोस्त अजीज़ के साथ बात करते हैं तो आप उसके साथ बेड शेयरिंग के ऊपर रह सकते हैं। यानी कि रूम के अंदर बेड लगे होते हैं, तो वो तकरीबन 150 से 200 यूरो बेड का किराया होता है। उसके बाद खाने का खर्चा है 100-150 यूरो, खाने का खर्चा आ जाता है 100 से 150 यूरो। तो राउंड अबाउट 300-350 यूरो आपका ख़र्चा फ़्रांस के अंदर, ये नॉर्मल बात है, ये होता है। अगर आप घर लेना चाहें तो उसके लिए फिर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए, उसमें आपको टाइम लग जाता है। लेकिन जितने भी लोग नए आते हैं वो फ़्रांस के अंदर आके असाइलम करवाते हैं। असाइलम की बेस के ऊपर फ़्रांस के अंदर आपको कैंप मिल जाता है, अगर आप फैमिली के साथ हैं या अगर आप बच्चे हैं 18 साल से छोटे हैं उनको कैंप दे दिया जाता है, और अगर फैमिली है तो उनको भी कैंप दे दिया जाता है। तो इसमें उनका बेनिफिट हो जाता है कि वो वहाँ पर रह रहे होते हैं और उनको इतनी मुश्किलात और परेशानियाँ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। और बाकी यह है कि फ़्रांस एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ पे हर बंदे को आज़ादी हक है, वहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी सोच रखता है, ओपन माइंड लोग हैं वहाँ पर। और वहाँ पे जितना खूबसूरत आपको ये कंट्री नज़र आता है फ़्रांस, अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो सिर्फ फ़्रांस का जो पेरिस सिटी है, सिर्फ वो जो है एक थोड़ी सी
आप समझ लें कि अट्रैक्शन रखता है इस हवाले से कि लाइक एफल टावर है और उसके बाद शांजलीज़े की वो सड़क है। उसके अलावा आप जहाँ भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये मैं कहाँ पर आ गया। तो बचपन से बहुत से लोग, बहुत से बच्चे हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि फ़्रांस जाना है, फ़्रांस जाना है। लेकिन कंट्री वही होता है जिसकी खूबसूरती भी हो और जिसके अंदर काम भी बहुत ज़्यादा हो और बहुत से मौके हों। तो फ़्रांस घूमने के लिहाज से, ट्रैवल करने के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त कंट्री है और लिविंग के लिहाज से सिर्फ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत पुराने वहाँ पर सेटल हैं, जिनके काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं, जो काफ़ी पुराने वहाँ पर सेटल हैं। अदरवाइज़ जितने भी लोग अभी न्यू जाते हैं फ़्रांस के अंदर, उनको बहुत सी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है और बहुत से लोग हैं जो फ़्रांस छोड़ के दूसरे कंट्री के अंदर चले जाते हैं। वेल जी, मेरा काम था कि आप दोस्तों तक मैसेज कन्वे करना, आपको हर बात बताना ताकि आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन हो कि फ़्रांस में एक बंदे का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर वहाँ पे बच्चों का है, जो बच्चे आते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, या उन लोगों का है जिनका कोई अपना वहाँ पर सेटल है। तीसरा बंदा ये है कि वहाँ पर जाकर पेपर मिल जाए तो इतना ईजी नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत सा टाइम लगाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ वहाँ पर देना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। लेकिन जो लोग भी घूमना जाना चाहते हैं वो घूमें, जाके देखें, वहाँ पर स्टडी करें, लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें ताकि आपको पता चले कि फ़्रांस की लाइफ क्या है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।